तो ओके मालिक, सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू योर क्वेश्चन बैंक। वैसे ये सारे क्वेश्चन बैंक अपने यूट्यूब पे भी रहेंगे और इस पे भी रहते हैं, मतलब ड्राइव पे ओपन लेक्चर में रहेंगे। ओके और जो इवन कभी कभी ये होएगा, अगर आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी लग रही है टेक्स्ट बुक वगैरह की, ये पॉइंट की सॉफ्ट कॉपी मैं चैप्टर वाइज शेयर करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। जिसको मालूम है टेलीग्राम चैनल, नहीं मालूम है तो मैं लिंक शेयर करता हूँ, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे कोई टेंशन नहीं है, ग्रुप में हो तो भी ठीक है, लेकिन टेलीग्राम को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नंबर मेरे को अच्छे दिखेंगे। तो हाँ, तो भाई टेलीग्राम चैनल भेज रहा हूँ, उसके ऊपर खाली सब्सक्राइब कर देना है, लॉजिक ये है। बट ग्रुप में तो मैं आपको अपडेट करते रहूंगा। ओके, तो अब सिनारियो ऐसा है, क्वेश्चन बैंक की सीरीज है, अपन क्वेश्चन बैंक उसी फॉर्मेट में सॉल्व कर लेते हैं जिस फॉर्मेट में अपन ने सिलेबस को चालू किया है। तो सबसे पहले अपन चैप्टर 3 चालू करते हैं, चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 2, चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 4। ओके, 5th और 6th पे आप कंटिन्यूस काम करना, आपका प्रोसेस कंटिन्यूसली काम करना चालू करिए, मतलब आप रुकिए मत अभी कोई चीज के लिए, आप प्रोसेस कंटिन्यू कर लिए। ओके, बस ये है कि स्विच ओवर मत करिए, यानी कर नहीं आ रहा थोड़ा सा सॉल्व करिए, टाइम डालिए। ओके, और ये क्वेश्चन बैंक आपके ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट जब मैं बोल रहा हूँ पर ऑलमोस्ट मतलब टेक्निकली सब कुछ कवर्ड है, बस एफर्ट्स स्टोर करिए भाई। ओके, और ये क्वेश्चन बैंक की सीरीज जो अपन जा रहे हैं, पेज नंबर क्या है अपना 3 का 3.1, 3.1 से चालू हो जाएगा। 3.1 से मैं एक बार थोड़ा सा फटाफट में आपको बता देता हूँ कौन से चैप्टर का क्या सीरीज है, कैसे कैसे चल रहा है, उसके हिसाब से अपन इंडिविजुअल क्वेश्चन बैंक में चालू करते हैं मालिक। तो मालिक सबसे पहले चालू करते हैं 3.3 वाली सीरीज। ओके, चालू हो जाते हैं मालिक। सारी की सारी आत्मा क्लियर है? ओके, यस मालिक। तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन बैंक नहीं किया तो कोई टेंशन नहीं है, मैं तो सब कुछ डिस्कस कर रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं है मैं एज्यूम, देखो। हाँ, क्या हुआ लास्ट चैप्टर? तो ठीक है, तुम्हारी चॉइस है मैडम, मैंने कभी फोर्स नहीं किया, मैं तो ये बोल रहा हूँ इट्स योर चॉइस, तुम्हारे कंफर्ट जोन के हिसाब से आपको बैठना बैठिए, नहीं बैठना मत बैठिए, बाद में देख लीजिए भगवान, मतलब क्या है, इट्स ओपन। अरे डोंट वरी, ऑल कंटेंट इज, डोंट वरी, तोड़ इज ओपन ऑलवेज, तो कोई टेंशन नहीं है। तोड़ के ऊपर बहुत कंफर्ट जोन है, आप पहले वो मेरे कंफर्ट जोन को समझ लीजिए। मेरा कंफर्ट जोन तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने पढ़ा भी दिया आपको। मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपने रात को 2 बजे एग्जाम के दिन भी मेरे को मैसेज किया होगा 2 बजे, मैं इतना पेशेंटली आंसर करूंगा। मेरा पेशेंस बहुत तोड़ आ चुका है अभी लाइफ में। ओके, तो मेरे को अभी मेरा मैं हाइपर होने का सिनेरियो कम है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये टेक्निकली आपको शायद नहीं मालूम है, लेकिन मेरा बहुत तोड़ सपोर्ट रहता है। बस ओनली थिंग इज तोड़ सपोर्ट की बात कर रहा हूँ जब, मतलब मैंने रिस्पॉन्स का तोड़ डाला हुआ, तो कोई टेंशन नहीं, आप अभी देखिए बाद में देखिए, कोई चॉइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लग रहा है भाई अभी आपके पास और कुछ और थोड़ा सा अर्जेंट कंप्लीट कर लीजिए, कोई दिक्कत आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको यहाँ पर है ना, मैं ये बोल रहा हूँ, देखो फॉर्मेट समझ लीजिए एकदम क्लियर, वापस एक बार क्लियर एजेंडा दे देता हूँ। मैं अभी क्वेश्चन बैंक चालू कर रहा हूँ। सबसे पहले 2 तरह के क्वेश्चन बैंक मेरा अभी टारगेट है, ये एजेंडा मेरे रोज थियोरिटिकली, क्योंकि मैं पहले थियोरिटिकली फोकस कर रहा हूँ। ओके, एमसीक्यू एक दिन मन आ गया, सारे एमसीक्यू एक साथ में लेके बैठूंगा, क्योंकि ऑल टुगेदर एमसीक्यू एक साथ में मतलब वो रीडिंग प्रोसेस बहुत लंबा है। ओके, पर मेरा थियोरिटिकल कंटेंट पहले क्लोज करना है। तो सबसे पहले आपके टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग होंगे, जो ऑल टुगेदर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हर चैप्टर के बाद, हर कंटेंट के बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, और उसको फॉर्मली अपन आंसर करेंगे। और उसके बाद आपको थियोरिटिकल क्वेश्चंस आपको लास्ट में मिलेंगे। थियोरिटिकल क्वेश्चंस आपके कॉम्बिनेशन में होंगे। ओके, आपके कुछ आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस है और आपके कुछ पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस उसमें डाले हुए हैं, मतलब मिक्सचर डाले हुए हैं। हो सकता है उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको रिलेवेंट ना हो, मतलब एग्जाम्पल उसका मॉड्यूल में मसाला ना हो। एग्जाम्पल 320, पर 320 का रखा हुआ है, टेक्निकल आंसर उसका सिंपल सा है, रीजन सिंपल है क्योंकि इसको अपने को क्लोज करना है, एटलीस्ट आंसर आ जाना चाहिए आपको। तो कुछ चीजें आपको मिलेगी, आगे भी मिलेगी, आगे भी सिनेरियो मिलेंगे जो थोड़े से मॉड्यूल से भी है, पर ये सब आपने गो थ्रू करने चाहिए। ओके सर, ये क्वेश्चन बैंक कर लिया, इसके बाद क्या मेरे को मॉड्यूल देखने की जरूरत है क्या? आंसर इज नो। और आप बोलोगे मॉड्यूल देखने की जरूरत है, देख ले, सब कुछ यही है, तो वापस पूरा खोल के देखेगा, मॉड्यूल ही यही है, और मतलब मॉड्यूल ही एलोबरेटेड वर्जन पे अपन डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था 2 अटेम्प्ट तक तो अपन मॉड्यूल पे ही एम्फेसाइज करेंगे, 2 अटेम्प्ट के बाद यार अंडरस्टैंडिंग आएगी मॉड्यूल किस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, मॉड्यूल मतलब एग्जाम किस पे एम्फेसाइज कर रही है, फिर अपन एम्फेसाइज में बात करेंगे। तो आराम से आप अपने प्लानिंग के हिसाब से देखिए, प्लानिंग का स्ट्रक्चर करिए। तो चैप्टर 3 पे चालू करते हैं। ओके, और जैसे मैंने आपको ये बताया कि आपको मालूम है चैप्टर 3 का जो चालू हो रहा है, सबसे पहले ऐसा जैसे एग्जांपल पेज नंबर कौन सा बेटा 3.5, 3.5 पे पहला क्वेश्चन अपना मिलेगा। अब खाली मैं आपको ये बता दूं, हर क्वेश्चन के नीचे ब्लैंक रहेगा, ये आपको दिख रहेगा। मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन के नीचे जो ब्लैंक वाला है, ये पोर्शन पे मैं कीवर्ड्स फिट कर लूंगा। तो आपके पास 2 अप्रोच है, या तो आप इसी कीवर्ड्स को आप अपने हिसाब से फिट करते जाइए, ओके, और अपने हिसाब से ड्राफ्ट कर लीजिए। ओके, ये लेटर ऑन ड्राफ्ट करने का अप्रोच छोड़ दीजिए। या दूसरा है, ओके, कीवर्ड्स को आप पेंसिल से लिखिए
और बाद में फुल जब ड्राफ्ट करना होगा ये करिए। सर व्हाट इफ कीवर्ड्स मैंने मिस कर गया या कुछ कर गया, मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी शेयर कर दूंगा आपके साथ। जो ये कीवर्ड मैं लिख रहा हूँ इसकी पूरी सॉफ्ट कॉपी आपके पास शेयर हो जाएगी, ये कीवर्ड्स के इसमें आपको अपडेट आ जाएगा। आत्मा क्लियर? दैट्स इट। ओके, तो आपके पास मल्टीपल अप्रोच है, आपके पास सारी चीजें हैं, मतलब ये बोल रहा हूँ। और सर अगर मेरे को नहीं लिखना है, अभी कुछ लिखना ही नहीं है, बस सुनना है, खाली सुनना भाई, ओके कोई दिक्कत। सर लिखा हुआ फिर कैसे मालूम पड़ेगा? सॉफ्ट कॉपी शेयर कर रहा हूँ। सर मेरे को लेक्चर ही नहीं देखना है, ये करना मत बस। नहीं, मैं तेरे को एक चीज मैं क्लियरली समझा रहा हूं पंटर, प्लीज तू इस चीज को एकदम सीरियसली समझ लेना। अगर आपको ऑडिट बहुत अच्छे से आ रहा है, आपको कॉन्सेप्ट लिंक हो रहा है, आप मस्त से हो गए हो और आपको कंफर्ट जोन में आ रहे हो, वो कंफर्ट जोन को आपकी ताकत मत, मतलब वो ताकत बनानी है तो उसको और काम करना पड़ेगा, उसको वीकनेस मत बनाना यार। मैं आपको वापस क्लियर बता देता हूं, अगर आपने सोचा होगा कि बैच कर लिया और मैं क्वेश्चन बैंक नहीं किया और क्वेश्चन बैंक के बिना मैं किए मैं आंसर दे पाऊंगा, आई डाउट। मतलब देखो यही चीज फिर लर्निंग अगले अटेम्प्ट में करनी है तो मतलब ही क्या फिर? तो इसको पेशेंसली करना पड़ेगा। और मैं आपको ये बता रहा हूं, आई एम थिंकिंग फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ ओनली, मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं इधर बात ही नहीं कर रहा हूं। ये क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन रीड करने के बाद अपने को ऐसे बहुत हैरेसमेंट लगेगा, क्या है ये, कैसा है पॉइंट, बट पेशेंटली करना पड़ेगा, ये हैबिट बनानी पड़ेगी। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वाज टेलिंग इन सी फाइनल। और ये तो इधर की नौबत हो गई, अभी दूसरा सब्जेक्ट तू घुस तो सही, तू आरटीपी देख तो सही, तेरे को मालूम पड़ता क्या सीन है। आप ओल्ड सिलेबस जैसा पैटर्न रख रहे हो वैसा बहुत मुश्किल रहेगा मालिक। ओके, सो अभी न्यू सिलेबस में अब बस यही है कि अपन एक मॉडल टेस्ट पेपर बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया टेस्ट पेपर मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही। ओके, मार्च के महीने में आपके साथ टेस्ट पेपर, पर वो मॉडल टेस्ट पेपर विल बी बेस्ड ऑन आरटीपी एंड एमटीपी। तो वो किस तरह से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है 30 मार्क का, तो देखो 30 मार्क का एमसीक्यू क्या है वो तो समझ में आता है, एमसीक्यू के लिए पेशेंस चाहिए वो अलग हिसाब है, लेकिन थियोरेटिकल क्वेश्चन भी तो अपने लिए टारगेट है, तो बस ध्यान रखना। ओके, तो सीन ऐसा है कि सर अगर हमने इसमें रीडिंग नहीं किया, बाई चांस कोई ऐसा है बंदा मैंने इसको देखा तक नहीं है, सर मैं डायरेक्टली बैठ रहा हूँ इसमें, डायरेक्टली बैठ जा, पर कंटेंट मालूम होना चाहिए चैप्टर का। अगर किसी ने चैप्टर ही नहीं पढ़ा है और डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ रहा है तो भाई माँ कसम, तो मेरे ख्याल से टेक्निकली थोड़ी सी कॉम्पिटेंसी दिक्कत आ जाएगी। तो राइट नाउ वी शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ, विच आई एज्यूम एवरीवन इज देयर। द ओनली थिंग व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग इज कैपेबिलिटी। आई एम मेकिंग यू कैपेबल, दैट्स इट। यू आर कॉम्पिटेंट इनफ, नाउ आई एम मेकिंग यू अवेलेबल विद ऑल रिसोर्सेस। हाँ भाई ऐसे कीवर्ड देखो, ये समझो, और मैं बहुत एकदम हरी में नहीं रहता। ओके, देखो कुछ कंटेंट है जो हरी में रहेगा, कुछ कंटेंट ये है आराम से जाओ भाई, क्या दिक्कत है, कौन सा है यार ये तो मैं किधर से भी कर सकता हूँ ना यार, ये तो अपन मतलब मेरा मन किया तो रात को भी बैठ के तेरे साथ, मतलब रात को यूट्यूब पे काम कर सकते हैं, यूट्यूब पे मतलब मैं मतलब लिंक में, मतलब दिस इज नॉट एज सच, बस इसको बस स्ट्रक्चर वाइज समझ लो, एक अप्रोच अच्छे से ध्यान रखो। तो सबसे पहला टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग पेज नंबर आपको कौन सा गया मालिक? 3.5 में XWL लिमिटेड, कीवर्ड्स को उठाते जाना और पेशेंटली हैंडल करना, वॉज इंगेज। और आप देख लेना आपके इसमें क्या डिफरेंस आया हुआ है। XWL Limited was engaged in dealing in commodity futures trading based in Surat. CAP based at Delhi was auditor of the company. The auditor did not even once visit the office of company and failed to understand the nature of business of the company. maa kasam tod. All the papers and accounts books were received on emails and audit was concluded. maa kasam, kahin par company mein gaya nahi, sab kuch kisme mila? Emails mein. ठीक है। There were also included in his working paper checklist which had a requirement of test checking of cost of raw material consumed and cost of stores and spares. यानी इसका अगर अपन ने देखा वर्किंग पेपर देखे, वर्किंग पेपर में भी एक चेकलिस्ट थी जिसमें टेस्ट चेकिंग और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल उसकी टेस्ट चेकिंग की हुई है। टेस्ट चेकिंग मतलब क्या होती है? सैंपल चेकिंग, सैंपल चेकिंग की हुई है। There was nothing in working paper showing understanding the nature of business of company. ओके, यानी अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी कुछ भी नहीं है। व्हाट इट डज इट रिफ्लेक्ट अपॉन प्लानिंग ऑफ ऑडिट ऑफ बाय सीएपी। पहला पॉइंट, सबसे पहले अगर मैं इस लास्ट लाइन को चेंज कर दूं ना, ये क्वेश्चन ही पूरा चेंज हो जाए। ओके, क्योंकि अगर आप देखोगे ओवरऑल जेनरिक क्वेश्चन आ गया, इसके लास्ट लाइन की वजह से समझा कि प्लानिंग का डिस्कशन आ रहा। अगर लास्ट लाइन में मैं अगर ये आरएमएम के हिसाब से बोलूं तो मेरे को बताओ, क्या आरएमएम कैलकुलेट करने के लिए अपने को बिजनेस को समझना जरूरी है? क्योंकि अभी अपने चैप्टर 4 हो चुका है, तो बिना उसके समझे क्या अपन रिस्क एसेस कर सकते हैं क्या? अच्छा मेरे को बताओ, रिस्क असेसमेंट के स्टेप्स याद करके बताओ। स्टेप्स इन रिस्क असेसमेंट, चैप्टर 4 का आंसर है, इधर नहीं है लेकिन मेरे को आंसर चाहिए। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? रिस्क एसेस करने का, रिस्क एसेस करने का मेरा पॉइंट बचा हुआ। रिस्क असेसमेंट करना 220 एक्सेप्टेंस एंड कंट्रोल, 300 प्लानिंग, तीसरा पॉइंट नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, चौथा पॉइंट इंटरनल कंट्रोल। बाकी छोड़ दो,
क्या नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस एंड इंटरनल कंट्रोल चाहिए अंडरस्टैंडिंग में? अरे बिना उसके रिस्क एसेस कैसे करोगे? तो अगर इसमें अगर क्वेश्चन रिस्क असेसमेंट की तरफ आता तो ये तेरा रिस्क असेसमेंट 315 से स्टेप्स इन रिस्क असेसमेंट का लिंक कर सकता था, पर द क्वेश्चन इज नॉट ऑन रिस्क असेसमेंट, द क्वेश्चन इज व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट अपॉन प्लानिंग ऑफ ऑडिट ऑफ बाय सीएपी। समझ में आया मालिक? तो ये आंसर कौन से स्टैंडर्ड का है? 300 के स्टैंडर्ड में अगर आप देखोगे तो प्लानिंग, मेरे को बताओ क्या प्लानिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्लानिंग क्यों होना चाहिए? 300 क्यों बोलता है? प्लानिंग क्यों होना चाहिए? 300 क्यों बोलता है? मैं उसके कीवर्ड भर रहा हूं। पहला पॉइंट, प्लानिंग क्यों होना चाहिए? व्हाई प्लानिंग इज रिक्वायर्ड? सो दैट ऑडिट इज कंडक्टेड इफेक्टिवली। पहला पॉइंट आपको ये भेज लिखना है, जो आपका स्टार्टिंग लाइन, बेसिक लाइन होगी। अब मेरे को बताओ प्लानिंग में दो एलिमेंट आते हैं, कौन से दो एलिमेंट आते हैं? एक प्लान आता है और एक स्ट्रैटेजी आती है। मेरे को बताओ यहां पर क्या प्रॉब्लम हुआ रहेगा? यहां पर प्रॉब्लम क्या हुई रहेगी? इसके ओवरऑल ऑडिट में क्या प्रॉब्लम हुआ रहेगा? इसने सैंपलिंग बेसिस पे काम किया हुआ है, इसने कभी उधर विजिट नहीं किया, कुछ नहीं किया, यानी इसकी कहा क्या भंगार हुई रहेगी? प्लानिंग भंगार है, मतलब प्लानिंग में क्या भंगार हुआ रहेगा? प्लान भंगार हुआ रहेगा, स्ट्रैटेजी भंगार हुई रहेगी। प्लानिंग, अरे प्लानिंग इज डिपेंडेंट ऑन स्ट्रैटेजी ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? देखो आई एग्री कंप्लीटली, आपके दिमाग में आ रहा है सर प्लानिंग खराब हुई है, लेकिन प्लानिंग डिपेंड्स ऑन स्ट्रैटेजी। ओके, और प्लानिंग डिपेंड्स ऑन स्ट्रैटेजी का कॉन्टेक्स्ट ही आधा है। यहां पर स्ट्रैटेजी नहीं है तुम्हारे पास, आप कौन से रिसर्च किधर लगा रहे हो, क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप टेस्ट चेकिंग ऐसे ही कर रहे हो। अब सारे डॉक्यूमेंट्स कहां से मिल रहे हैं? ऑनलाइन मिल रहे हैं, मां कसम क्या कर रहे हो आप? तो यानी यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली लाइन ये सबको समझी। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना होगा, यहां पर सबसे बड़ी मिसिंग क्या हो गई है? ओके, सीएपी हैज नॉट कंप्लाइड विथ ऐसे 300 टू डेवलप व्हाट? डेवलप स्ट्रैटेजी। और मेरे को बताओ स्ट्रैटेजी के लिए आपको ये पूरा लिखना है, 300 का एक कंबाइन आंसर है ये। ओके, स्ट्रैटेजी डेवलप नहीं किया, स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से इतना क्लियर है। सीएपी ने डेवलप नहीं किया स्ट्रैटेजी। ओके, थोड़ा सा इंग्लिश आपको ड्राफ्ट करना है, मैं ओवरऑल आपको फिल्टर करके रख रहा हूं आंसर। ओके, स्ट्रैटेजी ड्राफ्ट, स्ट्रैटेजी नहीं बनी। अब स्ट्रैटेजी के लिए कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए, याद करके बताओ स्ट्रैटेजी के फैक्टर्स। स्ट्रैटेजी के फैक्टर्स 5 फैक्टर्स है। कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है, रटना पड़ेगा तेरे को। अगर याद नहीं आ रहा तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, मैं फिल्टर कर रहा हूं। रिपोर्टिंग याद आया? परफेक्ट, बढ़िया। टीम टीम टीम, और उसके बाद प्रिलिमिनरी, और उसके बाद क्या है? एनटीई ऑफ रिसोर्सेस। अब मेरे को बता कौन से रिसोर्स लगाने की तरह कुछ किया गया इसने? स्ट्रैटेजी फेल्ड हुई है भाई। स्ट्रैटेजी फैक्टर्स है। ओके, यानी आपका पहला आंसर लिखना है भाई। आंसर लिखने के तरीके 2-4 क्वेश्चन तक मैं समझाते जाऊंगा, उसके बाद आपको आइडिया आ जाना चाहिए। पहला आंसर अपन लिखेंगे ऐसे 300 के हिसाब से, प्लानिंग बहुत जरूरी है क्योंकि वो इफेक्टिव ऑडिट कंडक्ट करना है। सेकंड, जब प्लानिंग करते हैं तो उसके अंदर और एक कंसीडर होता है स्ट्रैटेजी। यहां पर वो स्ट्रैटेजी कंडक्ट करने, स्ट्रैटेजी फॉर्म करने के लिए फेल हो गया। स्ट्रैटेजी कैलकुलेट करते वक्त उसने कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए थे। कितने फैक्टर्स थे? 5। ये 5 फैक्टर्स के बारे में चर्चा करिए। ओके, ये फैक्टर्स के बाद मेरे को बताओ क्या हमें कुछ डॉक्यूमेंट करना चाहिए? क्या क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए था? 300। मैं वापस बोल रहा हूं सर 300 की पूरी पंचायती क्यों लिखनी है? क्योंकि अपना क्वेश्चन पढ़ो, वापस क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट अपॉन प्लानिंग ऑफ ऑडिट? तो प्लानिंग ऑफ ऑडिट में दोनों चीजें ना, प्लान एंड स्ट्रैटेजी, पूरा सब बताइए, पूरा लिखिए। तो अगला पॉइंट आपको क्या लिखना है? डॉक्यूमेंट देना है। डॉक्यूमेंट में क्या आना चाहिए था अगर आपको याद है? डॉक्यूमेंट में क्या आना चाहिए? आरएपी एफएपी नहीं आना चाहिए। प्लान, प्लान, स्ट्रैटेजी, चेंजेस। एवरीबडी क्लियर? ये 300 का कंप्लायंस है। ये पहला आंसर आपको स्ट्रक्चर रखना है। ओके, ये पैराग्राफ खत्म होते ही आप अगला पैराग्राफ शुरुआत करोगे जिसमें बोलोगे सीएपी ने ये सारी चीजों की बैंड बजा दी, क्योंकि ही हैज नॉट विजिटेड ऑफिस वंस, एक बार भी वो ऑफिस अभी तक विजिट नहीं किया है, तो ये सारा चीज कैसे कर पाएगा? इसीलिए आपका अगला पैराग्राफ जो चालू होगा इसमें आप ये बोलोगे ओके भाई साहब ही हैज नॉट क्या किया है? विजिटेड ऑफिस even once. Okay, second, he has flouted everything about planning as per 300. Even he is not having any understanding of entity plus its environment.
यानी सर मेरे को क्वेश्चन से क्या समझा, क्वेश्चन से ये समझा कि मेरे को इसमें समझना है कि 300 के बारे में सब कुछ लिखना है, पर 300 जब लिखना है ना, प्रोग्राम के बारे में मत चिपकाना। प्रोग्राम मैं वापस समझा रहा हूं, प्रोग्राम एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। आपको जब भी प्लानिंग बोला, प्लानिंग इंक्लूड्स, हाँ, तो प्लानिंग इज प्लान एंड स्ट्रैटेजी। तो अगर मैंने बोला भाई प्लानिंग का क्या नहीं इंक्लूड किया है, तो प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी दोनों के बारे में लिखा है। मैंने प्रोग्राम का जिक्र किया क्या, मतलब इंस्टीट्यूट के इसमें भी नहीं है जिक्र, आप अगर टेक्निकली देखो। बस मैंने आपको ये समझा दिया कि इसको आंसर को कैसे बनाना है। अगर आप ये कोशिश करोगे कि सारे के सारे आंसर मैं रट लूं और सारे के सारे आंसर रट के गाइड जैसे 10th में था वैसे कर लूं, थोड़ा सा मेरे को लगता है ये डाउटफुल सिचुएशन है, क्योंकि ये सारा रटना और सारे का सारा एज इट इज याद रखना बहुत मुश्किल होगा। तो रेदर देन बस आप थोड़ा सा टेक्निकली एनालिटिक बनते जाइए, एनालिसिस करते जाइए। मोहब्बत रहो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब तक इसको आप 2-4 बार ऐसे देखोगे नहीं, सॉल्व नहीं करोगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। आत्मा क्लियर? तो मेरे ख्याल से पहला प्लानिंग वाला क्वेश्चन क्लियर है क्या एवरीबॉडी? ओके, तो 3.5। इसको लास्ट में कैसे और कुछ कंक्लूड करना है तो क्या लिख सकते हो लास्ट में? यस पंडित, हो सकता है वो भी लिखो आप, मैं वो हाँ लिख सकते हैं। यानी मैंने स्ट्रैटेजी के फैक्टर्स लिखे, उसके पहले तो प्लानिंग के फैक्टर्स लिख। ओके सर, इसमें क्या प्लानिंग के फैक्टर्स भी लिख सकते हैं? आंसर इज यस। कौन से प्लानिंग के फैक्टर्स? ओके, पहला था अगर आपको याद है तो एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर रिस्क असेसमेंट, अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, उसके बाद लीगल रिक्वायरमेंट, और इसके बाद मॉर्टेलिटी एंड एक्सपर्ट। अब उसने विजिट ही नहीं किया तो ये चीजें कैसे कंसीडर करेगा? तो ये भी आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, तो दोनों फैक्टर लिख सकते हो। मैंने उसको एक समराइज में डाला हुआ है, एक फैक्टर लिखा हुआ है, और शायद आपको दोनों लिखना है, लिखा था। वापस बोलो, देखो आंसर थोड़े से सब्जेक्टिव है, बस आपको कैसे रखना है वो देखिए। पर मेरे को बताइए, वो थोड़ा सा मैं टेक्निकली उसको मैं इसलिए अवॉइड किया, मतलब मैं मेरा रीजन बता रहा हूं, पर आई एम नॉट टेलिंग आई एम कंप्लीटली करेक्ट। बट जो 5 फैक्टर्स है वो कौन से फैक्टर्स है? कौन से नहीं, वो उसके कौन से फैक्टर्स है? प्लानिंग के। ठीक है, अब मेरे को बताओ, प्लानिंग के फैक्टर्स अपन जब कंसीडर करेंगे, सबसे पहले कुछ स्ट्रैटेजी तो बन जावे। तो शायद मेरे माइंड सेट का जो आंसर है, जो मैंने मेरे पास जावे, तो मैंने ये सोचा है कि भाई यार, इसमें जब तक स्ट्रैटेजी तेरी सही नहीं बनी है तो आगे वाले फैक्टर्स को क्या डिस्कस करूं मैं, और तूने अंडरस्टैंड ही नहीं किया एंटिटी के लिए। लेकिन मैं वापस बोल रहा हूं, क्या सर इसमें प्लानिंग के भी फैक्टर्स लिख सकते हैं? आंसर इज यस। ओके, और यही एक सबसे बड़ी एक खास बात हो सकती है अपने एग्जामिनेशन में, कि अपन थोड़ा सा बच सकते हैं अपने इसमें। यानी अगर एग्जाम्पल, ओके, एक सबसे रीजन, बेसिक रीजन ये होगा कि इंस्टीट्यूट के अगर आंसर्स कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आए, दीज आर ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसके शायद सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 2-4, हर जन का अपना अपना आंसर होगा, तो एग्जामिनर के लिए कोई एक बेंचमार्क आंसर ही नहीं मिलेगा। जितने जन एग्जाम देंगे सबके आंसर अपने अपने लेवल पे ड्राफ्ट किया जाएगा। ओके, तो सजेस्टेड चेक करेगा तो मैच करना है तेरे को, वही अपन मैच करवा रहे, पर बेंचमार्क आंसर किधर मिलेगा? तो सजेस्टेड चेक करेगा, समझा? इसने फैक्टर्स ऑफ स्ट्रेटेजी लिखा, फैक्टर्स ऑफ प्लानिंग लिखा, तो सजेस्टेड में एग्जैक्टली ये भी नहीं मिलेगा ना। ये भी एग्जैक्टली आंसर ऐसा नहीं बोल रहा हूं ना मैं, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाए हुए आंसर के, ये मैंने पूरे बनाए हुए हैं, और मैं आपको पूरा कस्टमाइज नहीं है ये, बस मैंने बेस उठाया है। और इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इनके एक्सप्लेनेशन दिए है, इंस्टीट्यूट ने आंसर नहीं लिखे, नहीं तो फिर तो मैं तो तेरे को वही कॉपी पेस्ट करके मैं इधर रख देता था ना। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये मैंने समझाया, पर मेरे को अंडरस्टैंड हुआ उन्होंने जो देखो, अगर इंस्टीट्यूट के ही पूरे अंडरस्टैंडिंग आंसर थे तो मैंने आपको क्या बोला, उसका यूज कर सकते हो बेस किसका? इंस्टीट्यूट के आंसर से। आप देखो मॉड्यूल में जाके चेक करना है, जो जो आंसर अवेलेबल है वो देखो, पर वही उधर देखने में इतने कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे कि मां कसम वो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो बस उसको मैंने क्या किया, उसके आंसर्स मैंने बनाए, उसकी एक लिस्ट मैंने बनाई, क्या बेटर ऑप्शन बैठ सकता है और कैसे ये आंसर, ये क्वेश्चन किसी और क्वेश्चन से सिंक्रोनाइज हो सकता है, और ये सिंक्रोनाइज करके अपन कैसे आंसर को बेटर बना सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है सर, ये फैक्टर का आपने जो लिखा हुआ है, एग्जांपल अभी जो पिंक मैंने मारा हुआ है, ठीक है, एक काम करता हूं, इसको देखो, मैंने पिंक मारा हुआ है, तो इंस्टीट्यूट ने एग्जैक्टली ऐसा आंसर नहीं दिया फैक्टर्स ऑफ स्ट्रेटजी। ओके, मैं उसको एक पॉलिश्ड आंसर बनाया, इंस्टीट्यूट ने एक जिस्ट दिया है, जो भी आंसर दिया इंस्टीट्यूट ने कुछ जिस्ट दिया है, जो आंसर आपके बुक के कवर नहीं है उधर इंस्टीट्यूट अच्छे से आंसर देता है। समझ में आ रहा है? यानी कुछ एडिशनल क्वेश्चन, ओके, आपको एक प्लानिंग बनाना है फॉर एक इवेंट, तो उसके लिए प्लानिंग देना, तो एक इंस्टीट्यूट ने एक आंसर की लिस्ट दे दी है, बट अदर देन दैट जेनरिक आंसर है, इसमें आप टेंशन मत लो। और अगर ऐसा कुछ रहा तो मैं आपको बता भी दूंगा, लेकिन इसके अंदर आप स्ट्रेटजी के फैक्टर्स भी डाल सकते हो, और किसके फैक्टर्स डाल सकते हो? प्लानिंग के डालिए, बट टेक्निकली मैंने आपको बताया क्यों मैंने नहीं रखा इसके अंदर प्लानिंग के फैक्टर्स। तो अगर आप इंस्टीट्यूट के कीवर्ड देखते हो तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स का लॉजिक आ जाता है, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट आता है, एंटी रिसोर्सेज आता है, बस ये जेनरिक है, तो अपन जेनरिक को स्पेसिफिक बना दिए। पर ओवरऑल इसमें आंसर में क्या, किसके ऊपर एम्फसाइज किया अपन ने? ओके, ऑडिट बरोबर कंडक्ट नहीं होगा अगर आप प्लान अच्छे से नहीं करोगे तो। प्लान नहीं किया, कहीं पर भी मैंने आरएमएम की बात की क्या? नहीं। कहीं पर भी मैंने 315 का एम्फसाइज किया क्या? नहीं। बस ये लाइन अगर कट हो जाती और इसकी जगह आंसर अलग हो जाता तो ये चैप्टर ही अलग हो जाता।
तो आपको ये थोड़ा सा टेक्निकली चैप्टर के हिसाब से ध्यान रखना है। ओके, एग्जांपल मेरे को बताओ। ओके, ये वाले इसमें अगर सवाल मैं पूछता, ओके, एक्सप्लेन हाउ दिस इज अ रिस्क, हाउ दिस इज नॉट अ पार्ट, ओके, हु हैज डन बाय ऑडिटर करेक्टली इन रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच, यानी रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच में ऑडिटर ने क्या बराबर नहीं किया, अगर मैं इस लास्ट लाइन को चेंज करके ये बोलता तो तेरा आंसर क्या होता था? उसने क्या, रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच में कितने पॉइंट है? 3। कौन से? असेस करना, रिस्पॉन्स करना, रिपोर्ट। तो उसने क्या बराबर नहीं किया? असेस ही नहीं किया तो रिस्पॉन्स कैसे करेगा? और रिस्क असेसमेंट में कौन सा तू आंसर लिख सकता है? स्टेप्स, मोर प्रिसाइजली स्टेप्स वाला आंसर आ सकता है। ओके, ये वाला सिनेरियो। और हो सकता है इंटर वाला कुछ क्वेश्चन का लॉजिक बैठा हो, तो भाई केओसी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? व्हाट इज केओसी? नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। वो केओसी नहीं किया, ये कॉन्सेप्ट है, तो नॉन कंप्लायंस विद 315। 315 का वैसे ही नॉन कंप्लायंस है, क्योंकि यू हैव नॉट, 315 का नाम आइडेंटिफाई एंड असेस आरएमएम बाय अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड, जो कि तुमने पूरा फ्लाउंड किया है यार। फ्लाउंड नहीं रे, फ्लोट किया है, मतलब पूरा नॉन कंप्लायंस में डाल दिया बे, पूरी बैंड बजा दी है तुमने इसकी। भारत माता की झेप आ गया मालिक, एवरीबडी। ओके, ठीक है। देखो एक दो मैं वापस बोल रहा हूं। ओके, एक के बेसिस पे कोई ट्रेंड आंसर नहीं आएगा। ट्रेंड के लिए तुम्हें, पैटर्न बनाने के लिए तुम्हें आंसर्स की सीरीज जानी पड़ेगी, तब जाके आके लगाओगे। और वापस अगर मैं उसी मतलब, इसलिए मैंने क्या बोला, आप रेफर करना है कुछ, मतलब मैंने इसको आपको क्या बोला, मॉड्यूल देखो मत। क्यों मॉड्यूल देखने नहीं मना किया था मैंने इसलिए नहीं मना किया था कि दे रहे, पर मॉड्यूल में देखेगा ना तो और कंफ्यूज हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर वाइज करने के लिए मैंने इसको फॉर्मेट बनाया। ओके, मॉड्यूल था, अभी आंसर स्ट्रक्चर का रेडी है, तो अभी स्ट्रक्चर को कंपेयर करो मॉड्यूल से, यू विल बी मोर फिल्टर्ड विद द वर्जन, दैट्स इट। तो आइए, और मैं वापस बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन पे या 5 क्वेश्चन पे, इट्स अ सीरीज मैन। अब ये बुक खत्म करनी है यार क्वेश्चन की, तब जाके आपको आगे कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन के ऊपर। हाँ भाई, मैं तू एक इस पे लिख पाएगा तो मेरे को पता है चमत्कार हो गया ना। फिर तो इतना ही चमत्कार होता तो मां कसम मैं तो किधर का किधर होता। ये इट रिक्वायर्स दैट एफर्ट्स। अगला पॉइंट, यस मालिक। अभी ऐसा बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर है ना, हो सकता है पॉसिबिलिटी। अच्छा सब, हाँ नहीं, अभी आपको ऐसे मतलब शायद फिर मैं बताना भूल गया होगा, शायद ये मैं बोलना भूल गया होगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन कोई भी एग्जैक्टली उसी के आंसर होंगे ऐसा नहीं है, कुछ कुछ आंसर आगे पीछे के भी रिलेटेड होंगे। तो शायद मेरे ख्याल से टेक्निकली वो एक इशू आया रहेगा कि आपने सोचा होगा ये आंसर है ना इसका ही है, इसीलिए इसी में से ढूंढना होगा। अच्छा, माय मिस्टेक, ये भूल गया। हाँ, इधर तक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग इधर तक ही है, लेकिन पॉसिबल, बट वो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट ये लेना पड़ेगा अपने को, ये लेना पड़ेगा, ऐसा है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में अपने को पूरा का पूरा एलिमेंट कवर, मतलब वो मैं बोलना भूल गया आपको। ठीक है, पर ठीक है, अभी कवर कर लो जितना जितना पॉइंट है उसमें देख लो। ओके, अभी सोच लो, अभी टाइम है। सीए प्रद्युमन इज अ प्लानिंग फॉर ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनी हेडक्वार्टर्स इन नोएडा। ओके, वो प्लानिंग कर रहा है ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनी हेडक्वार्टर्स है नोएडा में। While doing this exercise, he has made a list of various procedure instead to be performed by him during the course of audit. यानी उसने एक लिस्ट ऑफ प्रोसीजर बनाए जो वो इंटेंड कर रहा है वो परफॉर्म करने वाला है। ठीक है मालिक। ओके, he has further made up his mind to decide about sample size at the time of performing various planned procedures. Is above approach proper? अब सवाल क्या है, इसमें से सवाल ढूंढना जरूरी है। और सवाल, सबसे पहला तो सवाल समझिए, सवाल बोलना क्या जा रहा है यार। प्रद्युमन गया, मेरे को तो सीआईडी के अलावा कुछ मालूम नहीं सर। ओके, लेकिन सवाल क्या है, सवाल को थोड़ा सा समझिए मालिक। सवाल ये है, मेरा पहला क्वेश्चन है, प्लानिंग आपको याद है क्या? ऐसे 300 की प्लानिंग याद है क्या? अच्छा, ऐसे 300 की प्लानिंग में क्या क्या होता है? अगर आपको याद है, प्लान बनता है, प्लान का कंटेंट बताइए, कंटेंट ऑफ प्लान बताइए। एंड हाँ, आंसर क्या है? कंटेंट ऑफ प्लान, परफेक्ट, 315 पर। लेकिन आंसर कैसे लिखते हो? एनटीई ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर 315। दूसरा एनटीई ऑफ एफएपी, पहले एफएपी आएगा ना 330 के हिसाब से, और एक क्या होगा? एनटीई ऑफ एसएपी। ओके, एसएपी मतलब क्या? स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर एज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स। तो पहला वाला एज रिक्वायर्ड बाय 315, दूसरा एज रिक्वायर्ड बाय 330, तीसरा एज रिक्वायर्ड बाय ओके स्पेसिफाइड एसएस। इधर तक क्लियर है? ठीक है, अब क्वेश्चन क्या जा रहा है उस पर एम्फसाइज करते हैं। पहला पॉइंट इसी को एम्फसाइज करेंगे धीरे धीरे। ओके, सीए प्रद्युमन ने प्लानिंग किया। मेरा क्वेश्चन है, क्या उसने प्लानिंग किया कि नहीं किया? क्या प्लानिंग किया कि नहीं किया? जब वो कर रहा था तो उसने क्या लिस्ट बनाई?
लिस्ट ऑफ क्या बनाया, प्रोसीजर्स इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड। यानी मेरे को बताओ क्या उसने प्लानिंग का जो कंटेंट होना चाहिए वो बनाया कि नहीं बनाया। यानी एनटी का फुल फॉर्म नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर। आप समझ रहे हो एनटी, समझ रहे हो क्या? आवाज नहीं आ रही मेरे को? आराम से जाओ, क्या 2-5 मिनट डालो, पर दिमाग लगाना चालू करो ना। अभी आपको समझेगा कौन से क्वेश्चन पे एम्फेसाइज करना है भाई। अगर तूने आंसर देखा भी होगा, घंटा समझा नहीं होगा, मैं तेरे को लिख के देता हूं, तो समझ तू क्या बोल रहा हूं मैं। ओके, तो उसने मेरे को बताओ क्या उसने लिस्ट ऑफ प्रोसीजर बनाया कि नहीं बनाया, बनाया कि नहीं बनाया, बनाया। यानी मेरे को बताओ क्या उसने ये चीज जो स्क्रीन पे लिखी हुई है मैंने उसके कंप्लाई की कि नहीं की, किया, लिस्ट ऑफ प्रोसीजर बनाया। लेकिन एक क्या बताया उसने, एक क्या एम्फसाइज किया इन्होंने, ये बोलते हैं इस बंदे ने ही हैज फर्दर मेड अप हिज माइंड टू डिसाइड अबाउट सैंपल साइज एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग। यानी इसने प्लानिंग के टाइम पे सैंपल साइज डिसाइड नहीं किया। यानी ये बोल रहा है मैं सैंपल साइज कब डिसाइड करूंगा, जब परफॉर्म करूंगा मैं। नहीं समझा? समझा? यानी मैं क्या मैं सैंपल साइज कब डिसाइड कर रहा हूं? इस लाइन से, पिंक लाइन से क्या समझ रहा है मेरे को बताओ, पिंक लाइन का आउटकम बताओ मेरे को। ऑनलाइन पढ़ रहे लोग समझ में आ रहा है क्या? प्लानिंग के टाइम पे सैंपल साइज उसने डिसाइड किया, या उसने बोला जब प्लानिंग के काम जो परफॉर्म करूंगा तब सैंपल साइज डिसाइड करूंगा, परफॉर्म। तो इन शॉर्ट मेरे को बताओ क्या प्लानिंग में सैंपल साइज, एक सिंपल सा आंसर है, उसका अप्रोच बरोबर है कि नहीं। मतलब मेरे को बताओ क्या सैंपल साइज प्लानिंग में डिसाइड करना है या आगे डिसाइड करना है। समझा? सिंपल सा आंसर है, बस इसका आंसर इतना सा है और इसका आंसर इसमें छुपा हुआ है बस। मतलब परफॉर्म करते वक्त डिसाइड करोगे सैंपल साइज। 315 छोड़ दे, प्लानिंग तो 315 के बाद भी हो सकती है, 315 के पहले भी हो सकती है। तो मेरे को बताओ प्लानिंग इज वन टाइम एक्टिविटी और कंटिन्यूस। तो मां कसम दिमाग खराब मत करो। तो प्लानिंग आप मेरे को बताओ, प्लानिंग पहले ही करोगे ना प्रोसीजर लगाने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन है क्या उसमें सैंपल साइज आना चाहिए नहीं आना चाहिए? ऑनलाइन कुछ बोल रहा है क्या कोई? अच्छा मेरे को बताओ प्लानिंग में क्या आता है, प्लानिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, मतलब ये क्या कंटेंट क्या क्या बनता है प्लानिंग का? प्लानिंग का क्या बनता है? NTE। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ NTE? नेचर मतलब क्या? नेचर मतलब क्या? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर मतलब क्या? तोड़ मैन तोड़। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर मतलब क्या? ओके हम ऑडिट कैसे करने वाले, ऑडिट प्रोसीजर कैसे करने वाले, एग्जांपल ICAI-ORR। नेचर मतलब हम कैसे करने वाले, ICAI-ORR मतलब हम इंक्वायरी करने वाले हैं, कंफर्मेशन करने वाले, इंस्पेक्शन करने वाले, ये सब आपके प्लान में होना चाहिए। टाइमिंग मतलब क्या? कब करने वाले, ये तो दिमाग चल रहा ना। कब मतलब कब, जून में करने वाले हैं, दिसंबर में करने वाले हैं, जनवरी में करने वाले हैं, ये। एक्सटेंड मतलब क्या? कितना मतलब सैंपल करोगे या पूरा करोगे, क्या ये भी प्लान में होना चाहिए? आंसर इज यस। समझा? तो कौन सा क्वेश्चन किधर लिंक हो रहा है, समझा क्या? इस क्वेश्चन में क्या ढूंढा, समझा क्या? नहीं समझा? हाँ अरे तो इसके लिए तो काम कर रहे एग्जाम। अरे मतलब तुम मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देखो एक चीज समझो, एक समझे नहीं नहीं ओपन एंडेड नहीं है, इसको धीरे धीरे समझना पड़ेगा। अरे मेरे को ये बताओ, ओके अच्छा मेरे को ये बताओ, अपन क्लास खत्म करके खाली क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे तो भी कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि क्लास का आंसर ही नहीं आएगा। तो आपने अभी तक लास्ट 6 दिन में क्या किया है? क्लास खत्म किया है। 7 लेक्चर में क्या किया? क्लास खत्म किया। अभी उसको एप्लीकेबिलिटी, कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी बढ़ा रहे, समझ रहे ना? अभी समझा नहीं क्या ये? अभी क्या समझा मतलब कैसे? अभी आप बोलोगे ओपन एंडेड है, ओपन एंडेड क्यों है? अगर वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो उस पर सीखो ना, मैं सिखा रहा हूं ना, मैं धीरे क्यों बड़बड़ कर रहा हूं? अच्छा मेरे को बताओ, ये मॉड्यूल में देखते घंटा तेरे को समझता है ये एनटी से लिंक्ड है? मॉड्यूल में आंसर देख ले, खाली लिखा हुआ है कि भाई कंटेंट ऑफ ऑडिट प्लान में एनटी होना चाहिए, ये 3 लिखा हुआ है और बोला इसका अप्रोच बरोबर नहीं है। कैसे समझा तेरे को अप्रोच बरोबर नहीं है? तो मैं समझा रहा हूं ना क्वेश्चन को रीड कैसे करते हैं, उसको तैयार कर, तू तैयार करना। मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम यार ऐसे अप्रोच। मैं इसके लिए क्या बोला, फटेगी बरोबर फटेगी है। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? मैंने बोलना मत, मैंने क्लियरली वार्न किया था। बट लेकिन आप समझे ये क्यों ये चीज चाहिए यार, इसके बिना नहीं होगा। ओके अच्छा मेरे को, मैं आपको ये बता रहा हूं, अब तू सीधा इसको क्वेश्चन बैंक से भी देख ले, पर तू कंक्लूड ही नहीं कर पाएगा ये किस रीजन, क्वेश्चन का कौन से पॉइंट से ये प्रॉब्लम आया है।
तो मैं क्यों 15-15 क्वेश्चन हर चैप्टर से कर रहा हूं तेरे साथ? वो तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे रे। ओके, मैं इसलिए बोल रहा हूं, और ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा बेटा। ओके, तो मेरे को बताओ ऊपर के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या क्या क्वेश्चन आया, समझा क्या? कौन सा आंसर हाईलाइट? क्वेश्चन पूरा पंचायती सीए प्रतिबंध गया तिल ने। क्वेश्चन में क्या था, मतलब मेन क्वेश्चन में क्या था? प्रतिबंध ने ये लाइन मेन इंपॉर्टेंट थी, समझ में आई क्या? और क्या इसका अप्रोच इज अबाउ अप्रोच प्रॉपर। तो उसने काम क्या करना वो प्लानिंग में कर लिया, लेकिन सैंपलिंग वो आगे करेगा। तो नेचर उसने कवर कर लिया, लेकिन एक्सटेंट कवर नहीं किया, जबकि एक्सटेंट तो उसको कवर करना है, क्योंकि 300 बोलता है 90 तीनों चाहिए। आत्मा समझा? तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है इस आंसर में? सबसे पहले आंसर में क्या लिखना है? जो स्क्रीन पे लिखा है वो लिखना है। सबसे पहले आपको बोलना है ऐसे 300 में जो प्लान बनेगा उसका कंटेंट क्या क्या होगा। उसके कंटेंट में 3 चीजें होगी। आत्मा जे पाई आंसर एवरीबॉडी। तो मेरे को बताओ क्या एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ये अपन लिख रहे हैं, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में क्या सैंपल साइज टू बी टेस्टेड आएगा कि नहीं आएगा? सैंपल साइज टू बी टेस्टेड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? टेस्टेड, ओके, टू बी टेस्टेड विल बी कवर्ड। तो मेरे को बताओ ओके, सीएपी का अप्रोच, सीएपी का अप्रोच क्या करेक्ट है या नॉट प्रॉपर? नॉट प्रॉपर। झेपा क्या एवरीबॉडी? झेपा। तो कहां से समझा कि ये आंसर नॉट प्रॉपर है? देखो वर्ड, ही मेड अप हिज माइंड टू डिसाइड अबाउट सैंपल साइज एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग, प्लानिंग में नहीं, बस इस कीवर्ड्स को। और जितना आप इस क्वेश्चन को रेजिस्ट करते जाओगे उतना अटेम्प्ट डिफर करते जाओगे। रेजिस्ट मत करो, नहीं सही में बोल रहा हूं मैं आपको सच्ची में समझा रहा हूं। देखो मैं आपका शुभचिंतक ही हूं ना यार। मेरा अभी एजेंडा क्या है, मतलब आप मिलो मैं मिला हो, तो अल्टीमेटली एजेंडा तो आपको आगे के लेवल पे लेके जाना है, सीए बनाना है, यही एजेंडा है। अगर यही चीज पुराने अटेम्प्ट के सिलेबस की बात होती ना, मैं चीजें बहुत अलग तरह से पढ़ाता। और पुराने टाइम में मैं तो बताता हूँ, मैं तुमको बोलता हूँ, मैं कभी ऐसे ज्यादा एम्फसाइज भी नहीं करता था, ठीक है यार आरटीपी पढ़ लो खत्म कर लो। ओके, बट नए टाइम में इनका एम्फसाइज किस पे है अपने को मालूम नहीं। उन्होंने जो डेटाबेस दिया है उसका लिखना है, और पुराना डेटाबेस जो लास्ट 2-3 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पैटर्न देखो, खत्म करो स्टोरी, कंबाइन करो, तब समझ में आता है। तो अपने 2-3 एजेंडा रखने क्लास के। पहला एजेंडा क्लास में सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, लिंक के समझ रहे हो, दूसरा उसको रटना है, तीसरा ये महारत ही है, ये अगला हाथी है। लेकिन जब तक हाथी पार नहीं होगा तब तक ऐसे ही लगेगा कब कब होएगा कब होएगा, पर धीरे धीरे करो ना। क्या लास्ट 2 अटेम्प्ट तक पहले नहीं थे, पहले आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। 20 कोविड के बाद इनको कुछ तो हो गया। कोविड के पहले तक डायरेक्ट क्वेश्चन ही ऑलवेज देयर। डायरेक्ट क्वेश्चन जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, बैलेंस टॉप होता था। मतलब ऐसा था कि तू अगर तेरे को ऐसा क्वेश्चन आ जाता था कि भाई यार ओपनिंग बैलेंस है, तेरे को ये करने तू कर, आंसर क्लोज। अभी तेरे को क्वेश्चन आ जाएगा केसडी अमित तातड़ ने ये किया, फिर उसने वो किया, जो मैंने आज सुबह समझाया। ओके, इसके भाई इसने किया, अब तू क्या करेगा? और तुम तो अब ये इमेजिन करो, ये सारा इंटर लेवल पे भी चला गया है। तो एंड टेक्निकली एकदम सिंपल है, आपने एक चीज समझी होगी, 620 में आप यू कैन यूज द एक्सपर्ट अदर देन ऑडिट एंड अकाउंट्स। बस इतना है कि अकाउंट्स में आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में अच्छे से जानते हो। ऑडिटिंग फ्रेमवर्क में आपका इतना हाथ नहीं होगा, इसलिए शायद ये डर लग रहा होगा। ऑडिटिंग फ्रेमवर्क जब बात करो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, लेकिन आप धीरे धीरे देखो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को अप्लाई करते जाओ, कंफर्ट जोन आते जाएगा। ओके, अगले पड़ाव की तरफ जाते हैं। ओके, कोविड के बाद से मैं वापस बोल रहा हूं, ये चीज आप एक्सपेक्ट करके रखिए, तोड़ रखिए। सीए निकिता is conducting audit of a leading society engaged in promoting awareness regarding usefulness of internet among the disadvantaged sections of society through easily understandable mean and method. Okay Nikita ji, the society is also registered under FACRA. Oh my god, FACRA मतलब Foreign Contribution Regulation Act for receipt of foreign contribution. बढ़िया, इनको foreign contribution तोड़ मिल रही मतलब। During the course of audit she embarked upon extensive procedures relating to verification of receipts of foreign contributions to rule out round tripping. राउंड ट्रिपिंग मतलब राउंड ट्रिपिंग याद है, मैंने एग्जांपल दिया था आपको, कॉम्प्लेक्स का घूम के वापस मेरे पास ही आ रहा है, याद है बैग का। बस वो राउंड ट्रिपिंग नहीं हो, फॉरेन का मालूम पड़ा मैं ही कर रहा हूं और वापस से मेरे से ही आ रहा है। ओके, या मेरे को दिया गया और मैं बाहर ही भेज रहा हूं वापस, मालूम है ना, उसको बोलते मनी लॉन्ड्रिंग, पता है आपको? ओके, मालूम है ना, बहुत चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ये करती है।
जो आपको डिडक्शन के लिए देती है। ओके, एग्जांपल अगर मैं उनको 1 लाख रुपए डोनेशन दूं, ओके, वो 2% या 3% काट के मुझे वापस कैश दे देगी और मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, पॉलिटिकल फंड हो सकता है, पॉलिटिकल है, दूसरे भी है, बहुत सारे बहुत सारे फर्जी पकड़ती है, पकड़ते रहती है, मतलब ऐसा होता भी है। तो राउंड ट्रिपिंग ना हो, ओके, इन कंपैरिजन टू प्रोसीजर ओरिजिनली थॉट ऑफ, शी इज डॉक्यूमेंटिंग वेरियस प्रोसीजर परफॉर्म बाय हर इंक्लूडिंग रिलेवेंट ऑडिट फाइंडिंग्स। हर चीज का डॉक्यूमेंट बना रही है वो, ऑडिट फाइंडिंग्स का भी। However, she doesn't feel need for putting into writing about how she planned the whole exercise. Does she require refreshing of her knowledge? सर हमको तो हमारा नॉलेज रिफ्रेश करना है। ओके, मेरा पहला पॉइंट, क्या मुझे प्लानिंग ओके डॉक्यूमेंट करना चाहिए? आंसर इज यस। अच्छा, डॉक्यूमेंट करना चाहिए तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या आना चाहिए? 3 चीजें डॉक्यूमेंट चाहिए, प्लान चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, चेंजेस चाहिए। अच्छा, इन प्लान स्ट्रैटेजी और चेंजेस, ये डॉक्यूमेंट आएगा, उसमें किसके रिकॉर्ड्स होंगे? ओके, किसके? कौन सा? नहीं, वो प्लान चेंजेस नहीं, चेंजेस वाले मेरे को इंशन है। 3 चीजें वापस मैं बताता हूं, मेरे को बताओ डॉक्यूमेंट किसके किसके? प्लान, स्ट्रैटेजी, चेंजेस, बस इतना ही डॉक्यूमेंट करना है। अच्छा, मेरे को बताओ प्लान के अंदर क्या लिखूंगा मैं? प्लान के अंदर क्या लिखूंगा? कंटेंट क्या है वो? तो ये डॉक्यूमेंट के साथ ये भी डॉक्यूमेंट चाहिए ना, उसने वो कुछ भी नहीं किया ना। अरे अपने को समझना ना, निकिता किधर किधर गलत गई हुई भाई। तो निकिता ने ये डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा, मेरे को बताओ ये करने का उसको फायदा होता था क्या? ओके, अभी क्वेश्चन क्या है मालूम है क्या? क्वेश्चन खाली अभी तुम देखो कितना और तुम पंचायती करो, बट क्वेश्चन को एकदम प्रिसाइजली देखो। पहले क्वेश्चन है, हाउएवर शी डज नॉट फील नीड टू पुट इनटू राइटिंग अबाउट हाउ शी प्लान्ड द होल एक्सरसाइज। ओके, डज शी रिक्वायर रिफ्रेशिंग ऑफ हर नॉलेज? आंसर इज यस। रिफ्रेशिंग तो चाहिए, मतलब क्या चाहिए भाई? ये सब डॉक्यूमेंट करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता था मेरे को बताओ? ओके, मेरे को बताओ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन जब आ रहे हैं और यहाँ पर ये राउंड टिपिंग की बात कर रहे हैं, क्या यहाँ पर इसके पास रिस्क हो सकता था? ये रिस्क डॉक्यूमेंटेशन हुआ ना, तो ये रिस्क अच्छे से मिटिगेट हो सकता है, क्योंकि आप एनटी कर रहे हो। क्या एनटी? नेचर टाइमिंग एक्सटेंड, किसका? आरएपी का, एफएपी का और स्पेशल का। तो इसकी वजह से ये रिस्क मिटिगेट होता था। पर टेक्निकली इसका प्रिसाइज आंसर क्या क्या होगा मेरे को बताओ? क्या क्या लिखना चाहिए अपन ने? सबसे पहले इसको रिफ्रेश कर दो नॉलेज। पहला पॉइंट क्या बोलोगे? ऐसे 300 के हिसाब से जो भी प्लानिंग करोगे उसको क्या करना चाहिए? डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट में 3 एलिमेंट कवर होने चाहिए। मैंने 3 लिखे हैं, वो तुम नीचे लिखोगे। 3 एलिमेंट क्या क्या? प्लान, स्ट्रैटेजी, चेंजेस। अगर कोई इधर चेंजेस के बारे में वो सिग्निफिकेंट वाला लिखना चाहता तो लिख सकता है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, एनटी ऑफ आरएपी का आउटकम, वही मैं बोल रहा हूँ। तो टेक्निकली अगर लिखना चाहता हो वो लिख सकता है। मैं आरएपी नहीं लिखना चाहता, मैं खाली एफएपी और सब कुछ बोल रहा हूँ ना। मैं सारा का सारा लिख दे, मतलब मेरा ये पॉइंट है, तेरे को क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है। 300 का डॉक्यूमेंट बता। तो अच्छा, 300 का डॉक्यूमेंट मेरे को बताओ। 300 का डॉक्यूमेंट क्या है? ये 3, और ये 3 के अंदर क्या लिखा होगा? वो 3 ही लिखे होंगे। और चेंजेस होने का कारण तुमको लिखना है, तो चेंजेस होने का कारण लिखो कि भाई क्या हो सकता है। तो नहीं, बेनिफिट्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्यों लिखेगा इधर? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, फ्यूचर में कुछ हुआ तो टेक्निकली वो बेनिफिट देखो हो सकता है, पर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, देखो मेरे को ऐसा लगता है, however she does not feel need to putting into writing about how she planned the whole exercise. It is not about audit documentation पूरा, मतलब समझ में आ रहा है? ओके, अब बेनिफिट आप बोलोगे वो जेनरिक आंसर हो गया, इट कैन बी गो विथ दिस आंसर नो डाउट, बट ये स्टैंडर्ड नहीं कंप्लाई करेगी तो वैसे ही दिक्कत है ना। तो मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज स्टैंडर्ड के हिसाब से रखूंगा। ओके, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि डॉक्यूमेंट क्या करना है। ओके, तो मेरे को बताओ उसने डॉक्यूमेंट क्या करना था? अच्छा, ओके, और एक आंसर इस केस में एक क्वेश्चन आया कि सर बेनिफिट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इधर लिख सकते हैं, बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग लिख सकते हैं क्या? बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। ओके, बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग लिखा है, पर बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग द प्लान थोड़ा ना लिखा है। क्वेश्चन मोर एम्फेसाइज किस पे कर रहा है? ओके, डॉक्यूमेंटेशन। और किसका डॉक्यूमेंटेशन? प्लानिंग का। तो थोड़ा मोर प्रिसाइज में रह रहा हूं, प्लान का डॉक्यूमेंटेशन क्या करना है। तो 300 के हिसाब से ये 3 चीज करनी है, और ये 3 चीज के अंदर और क्या रख सकता है? रिकॉर्ड रख सकता है। किसके रिकॉर्ड? रिकॉर्ड किसके हो सकते हैं इसके अंदर?
रिकॉर्ड्स ऑफ एनटीई 3 पॉइंट, ये आपको ऑलरेडी पता है, मैं लिख नहीं रहा उसको। एसएपी आत्मा जिपा। ओके सर, ये डॉक्यूमेंट फेल हो गई कि नहीं हुई? फेलियर टू डॉक्यूमेंट, क्या यहां पर रिस्क है? क्या रिस्क है इसमें? ओके मेरे को बताओ, ऑडिट क्वालिटी अचीव होगी कि नहीं होगी? क्वालिटी विल नॉट बी अचीव्ड, विल नॉट बी अचीव्ड। अभी एग्जांपल, अगर ये सब डॉक्यूमेंट करती, ओके मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, लिखने का नहीं है वो एग्जांपल, ये सब डॉक्यूमेंट करती तो जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है, क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन में फैक्रा कंप्लायंस है, क्या उसमें इश्यूज आ सकते थे? वो डॉक्यूमेंट हो जाते थे मालिक। दैट्स टेक्निकल पॉइंट कैन बी डन। तो आपका पॉइंट ये 3 मेनली एम्फसाइज होने चाहिए, ये 3 पहला एम्फसाइज है। इसके बाद और तुम्हें और कुछ पंचायती लिखनी है, तुम पंचायती लिख सकते हो, पर इसका मेन एजेंडा क्या होना चाहिए आपको मैंने समझा दिया। तो क्वेश्चन का कौन सा मेन एजेंडा होना चाहिए? ओके यानी टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर मैं पूरे क्वेश्चन को हाईलाइट करने की सोचूं तो मेनली हाईलाइटिंग पॉइंट अगर आपको स्क्रीन पे दिखा होगा वो मेन पॉइंट है, ये निकाल लीजिए। तो इसके ऊपर आंसर बस ये लिखा लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन क्या होना चाहिए। भारत माता की जय। जेपा क्या मालिक? यस मालिक। चेंजेस को एलोबरेट करके कर सकते हो, मैं आपको वही बोल रहा हूं। मैं तो आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इसके अंदर रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट किसका किसका होना चाहिए। तो अगर मैंने ये बोला है तो इसके अंदर क्या होगा, समझ रहे हैं? अगर मैंने डॉक्यूमेंट बोला है तो इसके अंदर क्या होगा? रिकॉर्ड्स होंगे। रिकॉर्ड किसके होंगे? ये, बस ये है। अभी कोई बोलेगा सर मैं रिकॉर्ड्स को भी एलोबरेट करूंगा नीचे, पर मेरे को बताओ रिकॉर्ड्स को एलोबरेट करने वाला चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि यहां पर 315 330 को लिखना थोड़ा, बस उसका रिकॉर्ड बनाना है। 315 330 का प्लान करके इधर रिकॉर्ड में डाल देना है। आत्मा क्लियर? बस ये रखिए। तो प्लानिंग के ऊपर मोटा मोटी ये आंसर है। प्लानिंग के ऊपर आप ये देखिए मोटा मोटी, तो प्लानिंग का अगर आप देखोगे तो प्लानिंग, अच्छा प्रोग्राम का एक भी क्वेश्चन अपन ने देखा नहीं है, प्रोग्राम का कोई क्वेश्चन का लॉजिक नहीं है, पर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट यहां पर टेक्निकली आप दिमाग थोड़ी मत करो, पर प्रोग्राम नहीं आएगा इसका इंटरप्रिटेशन ये नहीं है, पर प्रोग्राम इंटरमीडिएट में आपका ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला रहता है। ओके जैसे ही ये 300 वाला एक एलिमेंट खत्म होता है, 300 के साथ में आपका और 2-3 स्टैंडर्ड इसमें कौन से आते हैं? 600 एंड 610 इसके भाई। अच्छा 600 कौन सा था याद है क्या? 600 अदर ऑडिटर। अदर ऑडिटर के साथ अपन ने क्या करना जरूरी है, अगर आपको याद है तो मेनली क्या करना जरूरी है? एडवाइस। ओके अच्छा पहले एडवाइस के पहले उसके क्या देखना जरूरी है? कॉम्पिटेंसी। ओके कॉम्पिटेंसी होने के बाद अगर क्वालिफाइड है कि नहीं वो बाद में देखना है, पर उसको एडवाइस देंगे। एडवाइस दो चीजों पे देंगे, एडवाइस दो चीजों पे देंगे, प्लानिंग पे देंगे और डिवीजन ऑफ मतलब अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पे देंगे। अच्छा उसने जो काम किया है क्या वो भी अपन ने चेक करना चाहिए एडिक्वेट है कि नहीं है, थोड़ा सा पता करना चाहिए। क्या उसके चीजों को कोऑर्डिनेट करना चाहिए? कैसे पता करूंगा? क्या उसके वर्किंग पेपर देखूंगा मैं? नहीं, वर्किंग पेपर देखने की औकात नहीं है तुम्हारी, लेकिन फिर मैं क्या दूंगा उसको? क्वेश्चनर। और क्वेश्चन के अलावा और क्या बोला था मैंने? रिटर्न समरी। ओके या तो देखो क्वेश्चनर मैं दूं या तो वो समरी मेरे को दे दे, दोनों में मैं सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। ओके अगर वो समरी नहीं देगा मुझे तो अदर ऑडिटर, फिर मैंने क्या देना चाहिए? अगर वो समरी नहीं देगा तो मैंने क्वेश्चनर देना चाहिए, और क्वेश्चनर क्या वो बाउंड है फिल करने के लिए, बस ये मोटा मोटी जानिए। अच्छा रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी करते वक्त मैंने क्या बोला? ओके अदर ऑडिटर जो रिपोर्ट देगा क्या उसको मैंने कंसीडर करना चाहिए? अदर ऑडिटर। अच्छा मेरे को बताओ, अगर मेरे पास 2 करोड़ की बैलेंस शीट है, अगर एग्जांपल याद है तो उसमें जो 10 लाख का काम किसी अदर ऑडिटर ने किया है, क्या मेरे रिपोर्ट में उनको लिखना है ये 10 लाख का काम किसी और ने किया है? यस, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। अदर मैटर में आएगा, ईओएम में आएगा, इतने ब्रांचेस है ये उसने चेक किए हुए। अब खाली इतनी जिम्मेदारी मेरे को समझनी है, जो शायद आपको याद आए कि डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने डिस्कस की थी। इफ रिमेंबर एक चार्ट में देखो, आप चार्ट में देखोगे तो आपका आइडिया आएगा। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ओके ब्रांच की जिम्मेदारी किसकी? मेरी या अदर ऑडिटर की? अदर ऑडिटर। अगर आपको याद होगा उस दिन अपन डिस्कस कर रहे थे जब अदर ऑडिटर का आदित्य का कॉन्सेप्ट है। ओके सर मैं सरफराज ना, सरफराज ना, सरफराज और चिन्मय 3 थे मालूम है ना अदर ऑडिटर। तो उसमें अपन ने देखा भाई उनकी ब्रांच की जिम्मेदारी उनकी है, मेरी कहां से होगी? ओके लेकिन अगर मुझे कोई सस्पिशियस आता है कि उसने बरोबर काम नहीं किया है तो मैंने उसका काम यूज करना नहीं चाहिए, फिर उसको मैंने क्वालिफाइड नहीं है मेरे लिए वो, समझ में आया? तो उस केस में क्या करना चाहिए? ओके अगर मुझे सस्पिशियस आया तो काम भाई मेरे को रिपोर्ट में क्लियर मेंशन करना चाहिए, मैं उस पर रिलाई नहीं कर रहा हूं, मैं उस पर रिलाई करना नहीं चाहिए। आत्मा क्लियर? ठीक है मोटा मोटी उसी के ऊपर है, देख लीजिए क्या क्वेश्चन का पॉइंट है, पढ़िए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आराम से जाइए। सीए सौरभ is engagement partner conducting statutory audit of BBI Bank for SBT and Associates। थोड़ा सा मैं ये वर्डिंग्स पे अभी हाल फिलहाल काम इतना नहीं आएगा ये चैप्टर्स में, लेकिन आगे चैप्टर्स में आपको काम थोड़ा आएगा। मतलब मेरे को बताओ सीए सौरभ एक ऑडिटर है और वो कौन से फर्म में काम करता है?
ओके वो कौन से काम में करता है? एसबीटी एसोसिएट, समझ में आया? और वो किसको ऑडिट कर रहा है? बीबीआई बैंक। तो थोड़ा सा फॉर्मल लिखते वक्त, आपको लिखते वक्त थोड़ा सा फॉर्मल वर्डिंग में डालोगे तो ये थोड़ा सा यूसेज अच्छे से कर दो। ओके सीए सौरभ फ्रॉम एसबीटी एसोसिएट्स। ओके ये इसने बरोबर किया नहीं या किया बरोबर, वॉट एवर, थोड़ा सा ये पॉइंट आप यूज कर सकते हो। द बैंक इज हैविंग हाउ मेनी ब्रांचेस? स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री विच आर ऑडिटेड बाय, मां कसम, मतलब 1000 प्लस ब्रांचेस कौन ऑडिट कर रहा है? ब्रांच ऑडिटर। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ वन लार्ज ब्रांच ऑडिटेड बाय ब्रांच ऑडिटर देयर वर एरर्स इन NPA of many advances which were not pointed out by branch auditor in his report through memorandum of changes. Nil memorandum of changes was reported electronically. यानी कुछ भी चेंजेस नहीं किए। यानी ऐसा हो सकता है एनपीए होगा, ऐसा हो सकता है एनपीए होगा और उसका इनकम अभी भी पीएनएल में लेते गए होंगे, ऐसा कुछ होगा। ओके during overall review of financial statement by bank by statutory auditor, the above said errors did not come into light. The statutory auditor has also called soft copies of internal inspection report, concurrent audit reports of above branch as a part of overall procedure. यानी आपको ये पैराग्राफ से क्या समझा? जब ओवरऑल रिव्यू हुआ था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंक बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, द अबाउ सेड एरर्स डिड नॉट कम इनटू, किसको नहीं समझा? नहीं मतलब कौन? सौरभ को। सौरभ को नहीं समझ में आया कि भाई एरर ऐसे लाइट में नहीं आया। The statutory auditor also called for soft copies of internal inspection report and concurrent audit report. Okay, जिसमें भी overall review में कुछ समझा नहीं उसको। However, these reports did not point out towards any, यानी इनके इंटरनल रिपोर्ट में भी कहीं पर इरेगुलरिटीज डिफाइंड, तो अभी इनको मालूम ही नहीं पड़ेगा। इधर भी बोल रहे हैं एनपीए नहीं है, उधर भी बोल रहे हैं एनपीए नहीं है, तो ये तो बोलेगा सही कर रहा है। ओके would statutory auditor of the bank be liable for above lapses? ओके वो लायबल कब होता था? स्टैट्यूटरी ऑडिटर कब लायबल होता था? जब उसको सस्पिशियस दिखता था। सस्पिशियस दिखा नहीं है तो उसको लायबिलिटी नहीं है। आत्मा क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट, व्हाट प्रिकॉशन ही हैव टू बी टेकन बाय हिम व्हाइल एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन कंसीडरिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ सच सिचुएशन। हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी हो, उसने बस ध्यान रखना चाहिए कि सारे जन से कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। क्या कॉन्फिडेंस लेना चाहिए? क्वेश्चन है या समरी, ये फिल करवा के ले लो, कॉन्फिडेंस ले लो, बस ये ध्यान रखो। सर इसका आंसर किधर है? इसके जस्ट ऊपर वाला आंसर पढ़िए, इसके जस्ट ऊपर वाला आंसर देखिए, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला क्या? एग्जैक्ट, द प्रिंसिपल ऑडिटर वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क एंट्रस्टेड टू द अदर ऑडिटर एक्सेप्ट इन सर्कमस्टेंसेस व्हिच शुड हैव अरोज्ड हिज सस्पिशन अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ वर्क परफॉर्म बाय अदर ऑडिटर। पहला पैराग्राफ ये लिखोगे आप, मेरे ख्याल से एवरीबॉडी क्लियर। तो ये पैराग्राफ नीचे आप पहला पैराग्राफ घुसेड़ दोगे। ठीक है मालिक, ये पहला पैराग्राफ आ गया, लिखा, ये पहला पैराग्राफ लिख दिया। फिर क्या लिखोगे? क्या सीएपी को यहां पर सस्पिशियस आया था क्या? नहीं, तो सीएपी को अपन क्या, सीएपी नहीं सॉरी, सीए सौरभ, सौरभ को कोई सस्पिशियस नहीं आया। नो अरोस्ट सस्पिशियस अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ वर्क। खत्म। देयरफॉर सीए सौरभ विल बी नॉट लायबल। अब लास्ट लाइन बता दो क्या करना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए उसने? What precautions have to be taken by him while expressing opinion? एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, उसने काम करते वक्त तो क्वेश्चन ले लिया, सब कुछ ले लिया। एक्सप्रेसिंग ओपिनियन करते वक्त क्या ध्यान रखना है? क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि ये ब्रांच के ऑडिट मैंने नहीं की है। तो यहां पर इस आंसर के, इस लाइन का आंसर ये रहेगा, प्रिकॉशन टेकन बाय हिम that he has not audited 103 branches। अपने आप को बचा ले भाई, बात खत्म।
वो लिख सकते हो, पर इसको इसमें इन लोगों ने लाइन एक लिखी है, वो मैं मिस कर गया। एक्सप्रेसिंग ओपिनियन करते हो क्या ध्यान में रखना है? पर ओपिनियन देते वक्त थोड़ा ना बोले, इसलिए तो मैं समरी बोल रहा था, पर मैंने क्वेश्चन अभी देखा ना, क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्रेस ओपिनियन करते वक्त। अगर वो काम करते वक्त उसने ध्यान देना चाहिए तो क्वेश्चनर्स, ओके ये वाला पॉइंट है। वो ही कंसीडर बिफोर प्रोवाइडिंग। मैं इधर क्वेश्चन क्या चल रहा है मैं वही बोल रहा हूं। मैं ये पहले वाले इसमें मैं जब आंसर बोला था तो मैंने बोला था क्वेश्चनर है, पर मैंने देखा ये इट इज वाइल एक्सप्रेसिंग ओपिनियन। प्रॉब्लम इधर आ गया कि इट इज सेइंग वाइल एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, मतलब मैं ओपिनियन दे रहा हूं, यानी मैंने अपना काम कर लिया और वो सस्पिशियस था, वो मुझे मालूम नहीं पड़ा। ओके तो इधर अगर क्वेश्चन आता है, इधर अगर क्वेश्चन आता है, स्टार मार्क करके बोल रहा हूं, इधर क्वेश्चन आता है कि वाइल परफॉर्मिंग द वर्क ओके वो क्या कर सकता है, तो शायद आंसर में, मतलब अपन चेंज करेंगे आंसर में, वो जब काम करेगा तो क्या क्या आंसर में आएगा। तो दो चीज क्या आएगी बालिक आंसर में? ओके सबसे पहले वो भाई वो क्या ले सकता है, समरी ले सकता है, क्वेश्चन ले सकता है, और दूसरा वर्किंग पेपर में ऐड ऑन कर सकता है। अपने वर्किंग पेपर में बरोबर कर ले परफॉर्म करते वक्त। आत्मा झेपा। ओके अगले पड़ाव पे आएंगी, अगला पेज कौन सा है? 3.25 3.24 सी के शरवाज। ये इंटरनल ऑडिटर का है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। बताओ इंटरनल ऑडिटर का ये क्या लिखा तुम लोग ने? किया क्या? क्या लिखा? ओनली ऑब्जर्वेशन ही कैन टेक। नहीं ना, वैसे तो वो टीओसी भी तो ले सकता है। नहीं पर डायरेक्ट असिस्टेंट का ही नहीं है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट असिस्टेंट का है क्या? नहीं एक बार देख ले, फटाफट देख लेते हैं। सीए केशवराज इज कंडक्टिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनी लिव विथ नेचर लिमिटेड। द कंपनी इज इंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली नीश प्रोडक्ट। नीश क्या होता है? स्पेशल, दुनिया के लिए नहीं है, कुछ कम लोगों के लिए। नीश प्रोडक्ट फॉर न्यूबॉर्न बेबीज। देयर इज ऑल्सो वेल फंक्शनिंग इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, इनके पास इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है। ऑन perusal of internal audit reports, he find that not only verification of inventories was attended by internal auditor at regular interval during the year, workings were also made in respect of inventory valuation at year end. यानी उसने इन्वेंट्री काउंटिंग भी बरोबर किया, वैल्यूएशन भी बरोबर किया है। He also attended inventory count at the year of financial end. No prima facie adverse inference were drawn by him. ओके यानी उसने कुछ ऐसा उसको लगा नहीं, उसको डाउट आ रहा है कि भाई वो चोमू निकलेगा। कौन? इंटरनल ऑडिटर। However, on going through inventory reports, he gathers that inventory are being held for considerably long period before being sold. बढ़िया। The internal auditor reports have not been taken this aspect into consideration. Should he choose to rely upon inventory valuation work performed by internal auditor? देखो अगर आपको याद होगा अपन ने नेचर एंड एक्सटेंट में क्लियरली पढ़ा था कौन सा काम इंटरनल ऑडिटर का यूज कर सकते हैं। तो कौन सा काम यूज कर सकते हैं? अगर आपको याद होगा पहला था टीओसी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। दूसरा इन्वेंट्री नहीं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जजमेंट नहीं इन्वॉल्व है। तीसरा इन्वेंट्री, पर इन्वेंट्री में क्या? ऑब्जर्वेशन। चौथा सिनेरियो, ओके चौथा सिनेरियो क्या था? ओके ट्रेसिंग द ट्रांजैक्शन इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड पांचवा और एक सबसे बेसिक सिनेरियो कौन सा था? कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। और छठा था एक 600 वाला कुछ तो पॉइंट था जहां पर मटेरियल नहीं रहेगा। याद आया ना मालिक? ये 6 पॉइंट याद आए? अब क्वेश्चन है ये 6 पॉइंट में से ये पॉइंट किधर बैठता है? ओके इन्वेंट्री, अगर कोई बोलेगा इन्वेंट्री ऑब्जर्वेशन तो मेरा ख्याल से मैं डिस्कस ही ना करूं, क्योंकि इन्वेंट्री ऑब्जर्व ये रहा, ये पेज नंबर आपको मिलेगा 3.21 पे। ये मिला क्या? ये आंसर। अभी कोई बोलेगा सर ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंट्स, क्या ये इस पे रिलाई नहीं कर रहा है? क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। एवरीबॉडी क्लियर क्या है वो? अब क्वेश्चन है वैल्यूएशन पे रिलाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अब आप देखोगे वैल्यूएशन इज लाइक, वैल्यूएशन करना मतलब सब्सटेंटिव प्रोसीजर करना, वैल्यूएशन करना मतलब, बट सब्सटेंटिव प्रोसीजर में क्या नहीं होना चाहिए? जजमेंट। मेरा क्वेश्चन है जजमेंट है या नहीं है? वैल्यूएशन में जजमेंट है कि नहीं है? जजमेंट ज्यादा इंपैक्ट है क्यों नहीं है? मेरे को बताओ इस केस में वैल्यूएशन करते वक्त। ओके अरे किधर गया, इसके आगे जाना है। इस केस में आप मेरे को बताओ जजमेंट तोड़ इंपैक्टेड है कि नहीं है? मेरे को बताओ इसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन आसान है कि मुश्किल है? उसका कारण बताओ। इंटरनल इन्वेंट्री वैल्यूएशन, क्या वो इन्वेंट्री बहुत लंबे पीरियड तक रख रहा है?
दूसरा, उनका मार्केट कौन सा है, नीश मार्केट है या बड़ा मार्केट है? कभी भी इन्वेंट्री ऑब्सोलेट हो सकती है, कभी इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट खत्म हो सकती है। अब थोड़ा टेक्निकली सोचो तो, यानी जो वैल्यूएशन किया है, क्या वैल्यूएशन बरोबर होगा? क्या उनको प्रोविजंस देने पड़ सकते हैं? इसमें सब किसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा? क्या इसको इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर सकता है क्या? नहीं सर, उसका टेक्निकल समझा क्या मालिक? तो इंटरनल ऑडिटर का काम क्यों नहीं यूज कर सकते? इधर जजमेंट इन्वॉल्व है। तो मैं ऐसा बोलूंगा इंटरनल ऑडिटर को यूज नहीं करेंगे। कैसे आंसर लिखेंगे इसका फिर? मेरा क्वेश्चन है इंटरनल ऑडिटर को कब यूज नहीं करेंगे? कब यूज नहीं करेंगे? सी, अरे यार कब यूज नहीं करेंगे? ओ, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस एंड अप्रोच, क्या उसके ऊपर डिस्कशन है क्या? तो मैं क्वेश्चन है यूज नहीं करूंगा ऐसा बोलना ही नहीं है इधर, लेस यूज करेंगे। यानी एग्जांपल क्या यूज करेंगे? इन्वेंट्री काउंट किया वो यूज करूंगा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं करेंगे। याद आया क्या? लेस यूज। अगर आपने नो यूज लिख दिया, प्रॉब्लम होगा, इन्वेंट्री काउंट भी आप रिलाई नहीं कर पाओगे। जबकि आप इन्वेंट्री काउंट पे रिलाई किए हो कि नहीं किए हो? तो आप लेस यूज कर रहे हो। लेस यूज मतलब क्या? कुछ पार्ट यूज कर रहे हो, कुछ पार्ट यूज नहीं कर रहे हो। ओके, मेरे ख्याल से आत्मा क्लियर है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले पॉइंट, अगर मैं इसको स्टार्ट में लिखूं तो सबसे पहले किसका रेफरेंस हो गया? स्टैंडर्ड नंबर 610। 610 में आप क्या बोलोगे? ओके, क्या कर रहे हैं? व्हेन IA कैन बी लेस यूज्ड। लेस यूज, IA मतलब इंटरनल ऑडिटर। मेरे को बताओ कब लेस यूज कर सकते हैं? 4 मतलब RMM, जजमेंट, अरे याद है क्या नहीं, ऑब्जेक्टिविटी लेस एंड कॉम्पिटेंस लेस। याद आया? ठीक है, इसके बाद आप सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे इसमें? यहां पर ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या लेना है? इन्वेंट्री। आप दूसरा पॉइंट लिखोगे, इन्वेंट्री क्या है? लॉन्ग पीरियड तक होल्ड की जा रही है और इन्वेंट्री का वैल्यूएशन चेक करना है। Inventory is hold for long period, okay, which has been valued, okay, and it is used for which market? Where there is a risk of obsolete. दो चीज है, ओके, दो चीज क्या है इसमें? मेरे को बताओ दो चीज क्या है इसमें? दो चीज क्या है? ओके, एक तो वैल्यूएशन है, तो वैल्यूएशन है तो जजमेंट है, और यहां पर RMM भी है। RMM कैसे है? नीश एरिया, इसलिए और रिस्क ऑफ ऑब्सोलेट हो सकता है। ओके, तो इसीलिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे? ड्यू टू RMM एंड जजमेंट इन वैल्यूएशन। समझा क्या? जजमेंट इन वैल्यूएशन, ये शैल नॉट यूज इंटरनल ऑडिटर इन दिस केस, in this case, and will perform procedure directly. भारत माता की जय। जेपा मालिक, मेरे ख्याल से डन मालिक। अरे हाँ या ना? तो मेरे ख्याल से पेशेंट आराम से जाइए, बस स्ट्रक्चर वाइज करते जाइए, खत्म करते जाइए। ओके, कल कौन सी वॉल्यूम लेके आ रहे हो? 1C। ओके, कल सुबह डिजिटल ऑडिट का दिमाग में रखना। डिजिटल ऑडिट कल और परसों के लेज में अपना फर्स्ट हाफ में वही क्लोज करेंगे और फिर वापस स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है मालिक? कोड ऑफ एथिक्स ये वीक में हाथ नहीं लगाएंगे, कोड ऑफ एथिक्स नेक्स्ट वीक में हाथ लगाएंगे। ठीक है, ये वीक में अपन 1A और 1C पे ही काम करेंगे। कल ये मतलब, कल मैं बचा कुछ बात में करेंगे, 2 दिन के बाद करेंगे ना। बचा कुछ मतलब क्या है? बच्चा पूरा बहुत बच्चा है। चलो मैं तोड़ मैन।